नमस्कार दोस्तों, मैं अभय तिवारी महामना कोचिंग संस्थान में हम आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि इससे पहले मैं आपको बता चुका था कि उड़ान बैच हमने स्टार्ट किया था मैथ के बच्चों के लिए क्लास 9th से लेकर 12th तक, और उसके सिलसिले में कल मैंने एक क्लास ली भी थी कि जिसमें मैंने बताया था क्लास 9th के बच्चों का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या है और उसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं सारी चीज़ें। और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहला चैप्टर जो क्लास 9th में है, पहला अध्याय संख्या पद्धति या फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं नंबर सिस्टम। एक चीज आप लोग ध्यान देंगे कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड जितने भी हैं सब बच्चे देखेंगे कि लगभग क्लास 9 का सिलेबस सबका सेम है। अगर कुछ चीजें अलग हो जाती हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था हम सारी चीजें कराएंगे, कवर अप करेंगे। बट मैंने पहले उस दिन भी आपसे बात की थी कि आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई चीज ऐसी है जो आपकी बोर्ड में है, आपकी बुक में है, वो चीज छूट रही है, नहीं पढ़ाई गई, नहीं कवर अप की गई है, तो आप उसकी हमको फोटो भेज सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है या कुछ और चीज है, अगर आपका कोई डाउट है तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। उसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, आप जाके चेकआउट करें उस वीडियो को। करते हैं सबसे पहले चीज कि संख्या पद्धति में हमारी चीजें स्टार्ट कहाँ से होती है। संख्या पद्धति की बेसिक सी चीज जो है वो है संख्या। तो संख्या क्या है? हिंदी में जो महत्व अक्षरों का है, इंग्लिश में वही चीज को हम इंग्लिश में लेटर बोल देते हैं, वही चीज मैथ में आके संख्या यानी कि नंबर्स बन जाते हैं। यानी कि हिंदी में अपनी भावनाओं को, अपने वक्तव्यों को, अपनी चीजों को प्रकट करने के लिए हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं। अक्षर से शब्द, शब्द से वाक्य, सारी चीजें बनाते हैं। उसी तरह इंग्लिश में हम लेटर, वर्ड्स, फिर सेंटेंस, सारी चीजें बनाते हैं। ऐसा क्रम रहेगा, चलाते हैं सारी चीजें। हम अपने भावनाओं को, हम अपने चीजों को, अपने स्टेटमेंट्स को करते हैं इस लेटर्स के माध्यम से। उसी तरह से मैथ में जब हम अपना कुछ एक्सप्रेशन करना होता है, समीकरण, व्यंजक और भी सारी चीजें, तो हम उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? संख्या। तो एक तरह से कह सकते हैं कि गणित में गणित के इस आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वो संख्या कहलाती है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि हिंदी की जो बेसिक है वो अक्षर, इंग्लिश की जो बेसिक है वो लेटर्स, और गणित की जो बेसिक है उसको हम संख्या कहते हैं। तो गणित में हमारे आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं उसको हम संख्या कहते हैं। अब अगर हम संख्या से आगे बढ़े और संख्या पद्धति की बात करें तो संख्या पद्धति में सबसे पहली चीज आती है कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो संख्याएं कितनी प्रकार की होती है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। संख्या के प्रकार बात करेंगे हम संख्याओं के प्रकार की। तो संख्याएं कई प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। हो सकता है आपने इससे पहले कुछ पढ़ी हो, कुछ ना पढ़ी हो, कुछ छूट गई हो, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे अगर आपने पढ़ रखी है तो रिवाइज करेंगे, और नहीं पढ़ रखी है तो बिल्कुल पढ़ेंगे, नई चीजें स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे एक चार्ट, एक छोटा सा आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ तो सबसे पहली तरह की संख्या होगी, सबसे पहले प्रकार की प्राकृत या फिर प्राकृतिक संख्याएं। अगर आप इसकी इंग्लिश लिखना चाहें, अगर आप ये नोट करते हो तो आप इंग्लिश बिल्कुल लिख लेंगे, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं। आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, आई डोंट थिंक सो आप लोगों को कोई दिक्कत होगी जाएगी। पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, तो यहाँ पे मैंने देखी तीन चीजें लिखी, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में चीजें खत्म हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चीजें अभी बहुत लंबी चलने वाली है। जैसे मैंने अभी आपको इसमें अभी कुछ हेडिंग बताई भी थी, और भी हेडिंग है, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले यहाँ से सीख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृत संख्याएं वह होती हैं, वे संख्याएं जो एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृत संख्या। यहाँ पर हम आप ध्यान देंगे, मैंने कहा एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को, यानी कि इसमें सिर्फ धनात्मक संख्याएं आ रही हैं। अब इसमें बहुत सारे लोगों को मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि सारी चीजें, ये चीजें पता होंगी एटलीस्ट आप लोगों को, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। अगर नहीं पता होंगी तो आइए देखते हैं, पहले धनात्मक और एक बार ऋणात्मक समझ लेते हैं क्या होती है। ठीक है, तो मैं अभी हम वही बात कर रहे थे कि धनात्मक संख्या, तो एक धनात्मक संख्याओं के बाद आती बारी ऋणात्मक संख्याओं की। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, फिर उसके बाद आती है सम संख्या, विषम संख्या, इवन नंबर्स, और ये हो जाएगी ऑड नंबर्स। जैसा दिल्ली में नियम है
अगर कोई रहता है वहां से देख रहा है तो वो तो बहुत आसानी से समझ जाएगा फिर ये चीज। ठीक है, अब इसमें चार चीजें और छूट रही हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ऐसा नहीं सिर्फ इतनी चीजें और भी होती है, लेकिन हमको जो पढ़नी है वो इतनी ही है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब धीरे धीरे करके, थोड़ी थोड़ी करके यहाँ से हम सीखने की कोशिश करेंगे। पहले धनात्मक और ऋणात्मक समझ लेते हैं। मेरा ऑर्डर थोड़ा सा गलत हो गया, बट पहले धनात्मक और ऋणात्मक हम समझ लेते हैं। धनात्मक संख्याएं वे संख्याएं जिनका जो मान होता है वो धनात्मक होता है, या अगर हमको समझना है, नॉर्मली समझना है सिर्फ वैसे जानने के लिए, तो ये संख्या ऐसी होती है जिनके आगे कोई साइन नहीं लगा होता है या फिर प्लस का साइन लगा होता है, जिनको हम कहते हैं धनात्मक संख्याएं। आप देख सकते हैं कुछ ऐसी होंगी ये संख्याएं, या तो ये +1 लिखा होगा या सिर्फ 1 लिखा होगा। इसमें ऐसा कुछ और नहीं होगा, सिर्फ इतना ही होगा कि जिनका, अब वैसे तो समझने की चीज ये है कि धनात्मक संख्याओं का मान धनात्मक होता है, यानी नंबर लाइन से। अब आप लोग मुझे यहाँ बताएंगे कि धनात्मक संख्याओं का मान जो होता है वो नंबर लाइन से किस तरफ होता है, मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। वैसे मैं कोशिश कर, शायद में भी मैं नंबर लाइन भी पढ़ाऊँ इसके बाद आप लोगों को, बट फिर भी मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा कि धनात्मक संख्याएं जो होती है वो नंबर लाइन की किस साइड होती हैं। होप सो कि आप लोग बताएंगे, नहीं बताएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, तो दी जाती है ऋणात्मक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका मान ऋणात्मक होता है, जो उनके आगे, आप उनको कैसे पहचानेंगे, उनके आगे ऋण का साइन लगा होगा। अब जैसे क्या होता है, मैंने अभी आप लोगों को ये चीज समझाई, ये चीज बताई सॉरी, कि जो धनात्मक संख्याएं होंगी उनके आगे प्लस का साइन लगा भी हो सकता है और नहीं भी लगा हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक संख्याओं में ऐसा कुछ नहीं है। ऋणात्मक संख्याओं में माइनस का साइन हमेशा लगा होगा संख्या के आगे। कोई भी संख्या अगर वो ऋणात्मक संख्या है तो उसके आगे माइनस का साइन हमेशा लगा होगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब हम अगली चीज पे आते हैं जो मैं स्टार्ट कर रहा था, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं, एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से लेकर अनंत तक की, अब मैं यहीं पे कहता हूँ धनात्मक एक से लेकर धनात्मक अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दोनों चीजें सेम है, जैसे मैंने अभी समझाई कि प्लस का साइन लगा भी हो सकता है, नहीं भी लगा हो सकता है। तो धनात्मक को इंसान कह भी सकता है, नहीं भी कह सकता। आप लोगों को उस चीज के लिए तैयार रहना होगा। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब एक से लेके अनंत तक की संख्याएं जो होती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब मैंने एक से अनंत तक कही है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि वो धनात्मक ही होगी, वो ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक है, तो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, वैसे थोड़ा सा है लेकिन आपके काम के लिए बहुत है इतना। एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप प्लस का साइन यहाँ पे लगा सकते हैं। अगली चीज पे आते हैं हम, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं लगभग सेम है, बस एक छोटा सा फर्क है, वो है शून्य का फर्क। पूर्ण संख्याओं में शून्य आ जाएगा। पूर्ण संख्याओं की जो परिभाषा होगी, शून्य से लेकर अनंत तक की संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मैं आप लोगों के लिए अभी ये इरेज करके एक फिगर अगर मैं बना पाता हूँ तो जरूर बनाऊंगा, अगर मुझे ध्यान आ जाता है तो मैं फिगर जरूर बना दूंगा आपके लिए। पूर्ण संख्याओं का मतलब होता है 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अभी मैंने आपको बताई पूर्ण संख्याओं और प्राकृतिक संख्याओं में फर्क नहीं होता, तो आप ये चीज फिर वहां पे भी मैटर करेगी कि वो संख्याएं भी धनात्मक संख्या ही होंगी। ये बात जो आती है वो आती है पूर्णांक की, कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो मैंने आपको धनात्मक संख्याएं बताई, ऋणात्मक संख्याएं बताई, तो आप पूछ सकते थे कि सर ऋणात्मक आपने बताई तो, लेकिन इन दोनों में कहीं यूज नहीं आई। तो अब ऋणात्मक संख्याओं का इस्तेमाल जो होगा हमारा पूर्णांक होगा। कैसे? माइनस ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक की संख्याएं जो होती हैं वे पूर्णांक कहलाती हैं। अगर आप इसको दिखाना चाहें तो आप कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक की संख्याओं को, ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, ऋणात्मक अनंत से लेकर धनात्मक अनंत बहुत छोटे छोटे फर्क हैं, आप लोग याद रखेंगे, मिस कैलकुलेशन हो सकती है। अब प्राकृतिक संख्याएं +1 से लेके प्लस इनफाइनाइट, यानी कि 1 टू इनफाइनाइट, एक से अनंत तक की संख्याएं जो होती है प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। उसी में अगर हम 0 ऐड कर दें कि 0 से लेकर इनफाइनाइट तक की, प्लस इनफाइनाइट तक की जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और अगली चीज पूर्णांक संख्याएं, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट जो संख्या होती है वो पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको ये चीज समझाई कि धनात्मक संख्या क्या होती है। तो धनात्मक संख्या क्या होती है? जिनके मान धनात्मक संख्याएं वे जिनके मान धनात्मक होते हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं। इनको पहचानेंगे कैसे सर?
तो सर ऐसे पहचानेंगे +1 है और ये सिर्फ 1 है कि अगर प्लस का साइन लगा है तो भी धनात्मक संख्या है, अगर 1 का साइन लगा है तो भी धनात्मक संख्या है। दूसरी चीज बात आई ऋणात्मक संख्या की, तो ऋणात्मक संख्याएं वे संख्याएं जिनका मान ऋणात्मक में होगा। जैसे अब आप ऐसे समझना चाहें, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा हो, जैसे कि कोई इंसान जिसने अभी नया नया व्यापार शुरू किया है, दो भाई हैं, दोनों ने नया नया व्यापार शुरू किया, एक भाई ने 100 रुपए लगाए और वो इस समय उसके खाते में जो है 150 रुपए हैं, तो वो +50 यानी कि धनात्मक में होगा। धनात्मक का मतलब वो फायदे में होगा, तो धनात्मक संख्याओं का मतलब ये ज्यादा होंगी, ये आगे होंगी। और दूसरा भाई जिसने 100 रुपए, उसने भी 100 रुपए के साथ व्यापार शुरू किया, लेकिन उसका जो है उसके जो खाते में है, उसके खाते में सिर्फ 50 रुपए है, तो वो 50 रुपए ऋणात्मक चल रहा है। ऋणात्मक का मतलब पीछे चल रहा है, तो ऋणात्मक संख्याओं का मतलब पीछे चल रही है। और आपका क्वेश्चन सेम अभी वही रहेगा, आप लोग मुझे बताएंगे कि धनात्मक संख्याएं नंबर लाइन पे किस तरफ दर्शाई जाती है। कमेंट में उसका आंसर जरूर होना चाहिए। चलिए, हमने 5 चीजें पढ़नी है, अब हम छठी चीज के ऊपर चलते हैं, सम संख्या, इवन नंबर्स। जैसा मैंने पहले भी कही थी कि जो दिल्ली में रह रहे हैं, उनको इस चीज का आइडिया होगा कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। मैं होप ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि पिछली चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई है सारी चीजें समझ में आएंगी। अब हम आगे बढ़ेंगे। सम संख्या, सम संख्या क्या चीज है? सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। सबसे आसान, बहुत मैंने एक दो जगह थोड़ी सी और भी पढ़ी, मुझे 1-2 परिभाषाएं और मिली, बट आप उसमें ना पढ़े। सबसे आसान परिभाषा कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, आप लोग इस चीज पे ध्यान देंगे। अब आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। एग्जाम्पल भी क्या देखना है, 2 का पहाड़ा पढ़ना चालू करिए, अनंत तक पढ़ते चले जाइए, जितनी संख्याएं आएंगी सारी की सारी सम संख्या कहलाएंगी। ठीक है, अब कहिए तो मैं उसको थोड़ी बहुत लिख देता हूँ, चलिए लिख देते हैं। जैसे देख लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, यही चीजें चलती चली आ रही हैं। ठीक है, आप कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाती है। ठीक है, आई थिंक सो आपके में विभाजिता का नियम है, अगर होगा तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा, नहीं होगा तो आप लोग अगर कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा वो चीज भी, तो आप लोग को ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 से विभाजित होंगी, इजीली पता चल जाएंगी वो चीजें। वो थोड़ा सा उन चीजों के लिए, अभी जैसे 2, 4, 6, 8 लिखा था तो आपको आसानी से पता चल गया कि हाँ ये 2 फिर पहाड़े में आती है। कोई 5, 6 अंकों की संख्या आ गई तो थोड़ा सा दिक्कत होगी कि कैसे पता चले, तो फिर विभाजिता का नियम होता है। अगर आपकी बुक में होगा तो मैं डेफिनेटली पढ़ाऊंगा, अगर नहीं होगा तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगा उस चीज के लिए भी। अगली बात आती है विषम संख्याओं पे, तो जस्ट सम का उल्टा, कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, 2 से ना विभाजित होने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब वे कौन कौन सी संख्याएं होंगी? अब वही फिर चीज कि जो 2 से विभाजित, जो 2 के पहाड़े में नहीं आएंगी वो 2 से विभाजित नहीं होंगी। 3, 5, 7, 9, 11, 13, चाहे इस तरह से आप देखते चले जाएंगे अनंत तक की संख्याएं। मैंने पहले भी बात की कि 2 से आप करते चले जाइए अनंत तक, फिर 3 से करते चले जाइए अनंत तक, तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगी वो विषम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, वो आई होप तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गई, तो इस चीज पे आप लोग इस तरह से थोड़ा सा फोकस करेंगे तो हो जाएंगी। और यही सबसे आसान और यही सबसे जिसको हम बोल सकते हैं सूटेबल, हिंदी मुझे समझ नहीं आ रही, इंग्लिश थोड़ा सा इजी आ गया, तो यही परिभाषा सबसे आसान है। सम संख्या और विषम संख्या ये दोनों आपने देखी, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आएगा। एक बात मैंने अभी और कही थी कि दिल्ली वाले बच्चे इस चीज को आसानी से समझ जाएंगे, तो वहाँ पे बात ये थी कि दिल्ली में ट्रैफिक के लिए एक ऑड और इवन का रूल लागू हुआ है। वो काफी टाइम से, आई थिंक सो जब आपकी सरकार आई तो आई थिंक सो ये उसी टाइम पे उनके पहले ही कार्यकाल में ये चीज लागू कर दी गई थी। इससे रिलेटेड चीज है, आप उसको पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, आएंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पर। तो भाज्य संख्या वे संख्याएं जो सभी संख्याओं से विभाजित, सभी संख्याओं का मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित आ जाती है। सभी संख्या कहना उचित नहीं होगा, तो वहाँ पे सब 2 या 2 से अधिक संख्याओं से। अब 2 या 2 से अधिक मैं क्यों कह रहा हूँ? एक तो क्योंकि एक तो वो स्वयं से विभाजित होंगी, ठीक है, दूसरी वो एक से विभाजित होंगी, और एक के अलावा जब इसके अलावा वो अन्य किसी संख्याओं से विभाजित होंगी, अन्य किसी संख्या से विभाजित होंगी,
तो वे की संख्याएं कौन सी संख्याएं बन जाती हैं? तो वे संख्याएं बन जाती हैं भाज्य संख्या। ठीक है, इस चीज पे आप ध्यान देंगे कि वे संख्याएं जो दो या दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होती हैं वे सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब आप वही चीज मैंने अभी आपको समझाई कि दो या दो से अधिक क्यों, तो एक तो पहले कोई भी संख्या होगी तो वो स्वयं से अवश्य विभाजित होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो स्वयं से ना कटे। दूसरी, एक से कटेगी, एक से हर संख्या कट रही है। तीसरी, एक के बाद जब वो किसी संख्या से कटेगी तो तब जाके वो क्या कहलाएगी? तब जाके वो कहीं भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि अब दो जो होती है दो भाज्य संख्या नहीं है, ये चीज आप ध्यान देंगे। दो एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब अभाज्य संख्या की भी बात इसी वक्त कर लेते हैं, फिर आगे एग्जाम्पल पे आते हैं। तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो या तो सिर्फ स्वयं से कटे या फिर एक से कटे, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो सिर्फ स्वयं से कटे या फिर एक से कटे वे संख्याएं अभाज्य संख्या, और जो स्वयं से, एक से और उसके अलावा किसी और संख्या से, अब उसमें डिपेंड नहीं करता वो एक के अलावा किसी एक ही संख्या से कट रही है या ज्यादा से कट रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों के अलावा कोई तीसरी संख्या आई, 3, 4, 5, 6 कोई नंबर आ जाए, कितने भी नंबर आ जाए, देन वो संख्या भाज्य संख्या बनेगी। ठीक है, डिविजिबल नंबर, इंग्लिश के बच्चे समझ लेंगे, डिविजिबल नंबर, नॉन डिविजिबल नंबर। ठीक, अब हम एग्जाम्पल की बात करके देख लेते हैं। तो जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो होती है 4। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है आपकी वो होती है 4। उसके बाद जितनी भी संख्याएं होंगी जो अपने और स्वयं अपने और एक के अलावा किसी और से भी कट जाए वो भाज्य संख्या। आप कैसे? 4 के बाद फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, ऐसे करके तमाम बहुत सारी भाज्य संख्याएं आती रहती हैं। आप चलिए मैं आपके लिए थोड़ी सी लिख देता हूँ। 4, 6, 8, 9, 10, 12। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कोई सम विषम का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है, या तो स्वयं से, या तो एक से, या फिर उसके अलावा किसी और संख्या से अगर विभाजित होती है तो वह सारी की सारी संख्या क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएंगी। अब हम अभाज्य संख्या पे आएंगे। तो अभाज्य संख्या क्या हो जाती है? अभाज्य संख्या वे संख्या है जो या तो सिर्फ स्वयं से कटे या फिर सिर्फ एक से कटे। अब ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं? ऐसी संख्याएं हैं 2, 3, 5, उसके अलावा 7, 11, उसके अलावा फिर 13। ये सारी संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। और इसी तरह अन्य जितनी भी संख्याएं होंगी जो सिर्फ स्वयं से कटे या फिर सिर्फ एक से कटे, वो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं यानी कि नॉन डिविजिबल नंबर कहलाएंगी। तो आज के दिन में हमने 9 टॉपिक कवर किए हैं संख्याओं से रिलेटेड। अभी भी आपके 2 टॉपिक बचे हुए हैं, बट इतना आज के लिए काफी है मेरे हिसाब से, क्योंकि इनसे सारी चीजों को समझना, याद करना, सारी चीजें होती हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा चीजें, तो इतना लेंदी नहीं करते हैं, आज के लिए रहने देते हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई होंगी वो आपको समझ में आएंगी। और अब जाते जाते मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क छोड़ जाता हूँ। 2 होमवर्क होंगे एटलीस्ट, एक नहीं होगा। पहला होमवर्क तो आपके लिए आ चुका है कि जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो नंबर लाइन पर यानी कि संख्या रेखा पर किस तरफ दिखाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट में आंसर दें। दूसरा क्वेश्चन जो होगा आपके लिए वो ये होगा कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कौन कौन सी, मैं ये पूछ रहा हूँ कितनी अभाज्य संख्याएं, आप इसका आंसर देंगे। अगर आप इसका आंसर देते हैं तो मैं ये समझूंगा कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई हैं या फिर आपको ये चीजें पहले से पता है। अब आप इसमें ऐसा मत सोचिएगा कि अरे ये चीजें पहले से पता है तो क्यों पढ़ूं, नहीं, पढ़िए, चीजें रिवाइज होंगी। चीजों को रिवाइज करना गलत नहीं होता है, चीजें आना अच्छी बात है लेकिन चीजों को रिवाइज करना अच्छी बात है, नहीं तो कभी ना कभी जाके वो चीजें आपके दिमाग से निकल जाएंगी। तो आज की क्लास के लिए अभी इतना ही। आपकी नेक्स्ट क्लास जरूर अपलोड होगी। इसके बाद जैसे ही हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में भी कल अपलोड हो जाए ये क्लास, और उसके बाद ऐसा अपडेट आपका एक शेड्यूल बना रहे, मैं यही कोशिश करूंगा। बाकी अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जब शुरू करेंगे तो इसके आगे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके डाउट, सजेशन, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो मैंने आपको काम दिया है, जो वर्क दिया है, मैं सुनिश्चित करता हूँ आप लोग ज़रूर करके आएंगे। धन्यवाद।